science educator and I am here again with the new topic of civics, that is what is democracy and why democracy. होपफुली लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसलिए आई कीप सेइंग कि नेहा मैम के चैनल से जुड़े रहें, मैम के वीडियोस देखते रहें, अपनी नॉलेज को एनहांस करते रहें और अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाते रहें. सो चिल्ड्रन, बिफोर मूविंग ऑन टू द टॉपिक, please do not forget to like my video, subscribe my channel and of course share it with your lovely, lovable, caring friends. So let's begin. Children, the most important topic, that is what is democracy. सबसे पहले निकल के आता है मैम डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है. सो चिल्ड्रन, डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. बहुत सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है. जैसे आपने डिक्टेटरशिप सुना होगा, आपने मोनार्की पढ़ी लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ऐसे ही ऑटोक्रेसी भी होती है एंड ऐसे ही डेमोक्रेसी भी होती है. सो डेमोक्रेसी एक्चुअल में है क्या? इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो चिल्ड्रन, डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है, ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां आप अपने खुद रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हो. इट मींस वी हैव गॉट द पावर, वी हैव गॉट द अथॉरिटी टू इलेक्ट आवर ओन रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शंस. और इलेक्शंस कब होते हैं हमारे इंडिया में? आफ्टर एवरी 5 years. So democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. So children, rulers को हम representatives भी कहते हैं. So आप यहाँ rulers वो prince वाला rulers नहीं समझना है. यहाँ rulers means representatives, लीडर्स जो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेंगे, हमारे फेवर में डिसीजन लेंगे, हमारे लिए डिसीजन लेंगे. Now children, according to Abraham Lincoln, democracy is government of the people, by the people, for the people. गवर्नमेंट किसकी है? लोगों की है. राइट? किसके द्वारा है? लोगों द्वारा है. इट मींस हमने इलेक्ट किया है. और किसके लिए है? किसके लिए डिसीजंस लेगी? फॉर द पीपल. नाउ चिल्ड्रन, what are the features of democracy? The next topic. Children, बड़े ही एक अलग तरीके का इस चैप्टर का एक रुख है. वो ये है कि इन्होंने आपके जितने भी फीचर्स को एक्सप्लेन किया है, those features are being explained with the help of cases. एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया है. अलग अलग कंट्रीज का एग्जाम्पल लिया है. जैसे पहला फीचर जो है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, ये तो फीचर हो गया डेमोक्रेसी का कि यहाँ पर जो मेजर डिसीजंस लिए जाएंगे वो कौन लेगा? वो सारे इलेक्टेड लीडर्स लेंगे. अब इस फीचर को इन्होंने एक केस से समझाया है. दैट इज अ केस ऑफ पाकिस्तान. तो चिल्ड्रन, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा. वहां पर एक दूसरे की जो सरकार होती है उसे उठा फेंकते हैं. उठा फेंकते हैं मतलब इसको कहते हैं कू. ये जो वर्ड दिख रहा है ना, सरकार को गिराना, इट इज नोन एज कू. 1999 की बात है. परवेज मुशर्रफ वहां के मिलिट्री हेड हुआ करते थे, मिलिट्री लीडर हुआ करते थे. अब उन्होंने क्या किया? अपनी मिलिट्री की हेल्प ली. ऑफ कोर्स मिलिट्री उनकी क्यों सुनेगी? बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ मिलिट्री. और चिल्ड्रन, हमने ये देखा है जैसे नेपोलियन बोनापार्ट थे, वो भी तो मिलिट्री लीडर थे, मिलिट्री के हेड थे. तो उन्होंने भी तो पूरी सरकार फ्रांस को अपने हाथ में ले रखा था. ऐसे ही यहाँ हुआ. यहाँ पर परवेज मुशर्रफ 1999 में उन्होंने मिलिट्री की हेल्प से वहां की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, कैसी इलेक्टेड थी? डेमोक्रेटिकली. इट मींस जिनको लोगों ने चुना था उसको ओवरथ्रू कर दिया. एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, और उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया अपने आप को? एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव. चीफ एग्जीक्यूटिव भी एक बहुत अच्छी बड़ी पोस्ट है. मोर ओवर
अपनी पोजीशन भी उन्होंने थोड़े समय बाद चेंज कर दी एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब ये चीफ एग्जीक्यूटिव थे कंट्री के, फिर ये क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गए। अब इन्होंने 3 साल बाद इन 2002 इन्होंने एक रेफरेंडम निकाला और अपने आप को अगले 5 साल के लिए और क्या डिक्लेयर कर दिया, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया, एक्सटेंशन ले लिया। किस पोस्ट का लिया, प्रेसिडेंट का लिया। अभी चिल्ड्रन सबके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंडम। रेफरेंडम मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? रेफरेंडम मीन्स जब भी हमें कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन लेना होता है हम उसके लिए वोटिंग कराते हैं। ये एक सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, फिर भी वोटिंग कराई जाती है कि जिस तरफ हमारी जनता जाएगी वही मेजॉरिटी वाला डिसीजन लिया जाएगा, पॉलिटिकल डिसीजन लिया जाएगा। तो यहाँ परवेज मुशर्रफ ने रेफरेंडम कराया और चिल्ड्रन कोइंसिडेंटली ये उनके फेवर में आया। जनता ने कहा कि ठीक है आप ही हमारे अगले 5 साल प्रेसिडेंट रहे, रेफरेंडम उनके फेवर में था। तो चिल्ड्रन यहाँ पर जितनी भी पाकिस्तान की मीडिया थी उन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया। जितने भी आपके एक्टिविस्ट थे, डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट थे, उन लोगों ने आवाज उठाई कि ये जो रेफरेंडम हुआ है ये एक फ्रॉड है, ये आपने बेईमानी से जीता है। अभी क्या था, जब इतनी आवाजें उठ रही थी पाकिस्तान में लोगों की, मीडिया की और जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने, तो यहाँ पर परवेज मुशर्रफ जो थे उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर निकाला। अब नाउ व्हाट इज लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, जिससे पहले मैं आपको ये समझाऊं, आई होप कि आपको रेफरेंडम समझ में आ गया होगा। रेफरेंडम एक ऐसा प्रोसीजर है जहां पर वोटिंग की जाती है किसी भी पॉलिटिकल डिसीजन को लेने के लिए। तो यहाँ पॉलिटिकल डिसीजन ही तो था। आप जो परवेज मुशर्रफ थे वो क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि प्रेसिडेंट हो जाए अगले 5 साल के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट रेफरेंडम। अब हम बढ़ते हैं लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर की। मैम जो परवेज मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर निकाला वो क्यों निकाला, लेट्स स्टडी अबाउट इट। सो चिल्ड्रन लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या है? ये एक ऐसा डिसीजन है जो आप लीगली एक डॉक्यूमेंट पर लिख देते हो और वही डिसीजन आपके पूरे कंट्री में क्या हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे पीपल वर पुटिंग एलिगेशंस ऑन परवेज मुशर्रफ, जो डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट थे, जो आपकी मीडिया पे के पीपल थे, वो ये एलिगेशंस लगा रहे थे कि आपने जो ये रेफरेंडम कराया है ये फ्रॉड है। अब इस चीज को दबाने के लिए परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर निकाल दिया। अब इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में क्या डिसीजन लिया गया, अकॉर्डिंग टू दिस लीगल LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, आपके इनके हाथ में पावर था, परवेज मुशर्रफ के हाथ में पावर था, प्रेसिडेंट के हाथ में पावर था कि वो कभी भी नेशनल एंड प्रोविंशियल ऑल्सो मीन्स स्टेट असेंबलीज को डिसमिस कर सकते हैं। इट मीन्स उनका कहना ये था सिंपल सा कि अभी भी आप अपने मिनिस्टर्स इलेक्ट कर सकते हो, आप अपनी स्टेट असेंबलीज बना सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी रहेगी, सारा सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जो डिसीजंस रहेंगे, जो पावर रहेगा, वो अभी भी उनके ही हाथ में रहेगा। चिल्ड्रन लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर तो इन्होंने बनाया ही बनाया LFO, साथ में इन्होंने एक NSC भी फ्रेम कर दी। इसका फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अब इन्होंने जो ये कैबिनेट बनाया ये भी कौन देख रहा था, इनके सारे मिलिट्री ऑफिसर्स देख रहे थे। अब इनको हक था कि ये सारी चीजों को सुपरवाइज करेंगे। तो देखो यहाँ पे भी मिलिट्री ऑफिसर का अगर है तो इट मींस यहाँ पर भी इनका रोल है, क्योंकि ये तो लीडर थे, मिलिट्री तो इनकी सुनेगी। और यहाँ पे भी इन्होंने LFO निकाल दिया, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन को ही, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ को इन्होंने क्या कर दिया, अमेंड कर दिया कि अभी भी पावर पूरा किनके हाथ में रहेगा, परवेज मुशर्रफ के हाथ में रहेगा। सो चिल्ड्रन अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में कंक्लूड करें कि फाइनल
पार्ट जो है वो घुमा फिरा के पूरा किसके हाथों में आता है? मिलिट्री ऑफिसर्स या जनरल मुशर्रफ के हाथ में आता है। सो चिल्ड्रन, कंक्लूजन क्या है कि डिसीजन मेकिंग पावर अभी भी इनके हाथ में है। और हमारा डेमोक्रेसी का फीचर क्या कहता है कि जितने भी मेजर डिसीजंस होंगे वो कौन लेंगे? वो इलेक्टेड लीडर्स लेंगे। कौन से इलेक्टेड लीडर्स? जिनको हम इलेक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई इस फीचर से ये तो क्लियर हो गया कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी तो नहीं है। क्योंकि बिकॉज द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी सेज दैट major decisions are in the hand of elected leaders. So children, now let's move on to the second feature of democracy, that is free and fair elections. जब भी elections होंगे वो free and fair तरीके से होंगे। इसको भी हमारी बुक में एक केस स्टडी के थ्रू समझाया गया है और वो केस आता है चाइना का। सो लेट्स स्टडी कि चाइना में ऐसा क्या था। सो चिल्ड्रन, नाउ सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी वो क्या है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना चाहिए। जो इलेक्टोरल कंपटीशन है वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। बट जो केस ऑफ चाइना से वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। तो चिल्ड्रन, वहां क्या था एक्चुअल में? अब चाइना की बात करें तो चाइना में ना वहां का एक पार्लियामेंट है जिसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ये तो आप कह रहे हो मैम ये तो डेमोक्रेसी में होता है। बिल्कुल होता है। और तो और वहां 5 इयर्स पर इलेक्शंस भी होते हैं। ये भी डेमोक्रेसी का फीचर है कि हर 5 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, पार्लियामेंट बन रहा है और उस पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स हैं? 3000 मेंबर्स। अभी इसमें दिक्कत क्या है चिल्ड्रन? ये तो पूरा डेमोक्रेसी दिख रहा है, दिक्कत तो अब आने वाली है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। अब ये यहाँ पर क्या होता है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो चाइना की सबसे बड़ी पार्टी है। इसको हम सी स्क्वायर पार्टी भी कहते हैं। चिल्ड्रन, चाइना सबसे बड़ी पार्टी हुई और वहां पर छोटी छोटी 7 और पार्टीज हैं, राइट। और सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है। और ये 7 पार्टीज भी इनकी क्या है? फ्रेंड्स है। अब चाइना में क्या है, अगर आपको इलेक्शंस के लिए खड़ा होना है, आपको इलेक्शंस लड़ने हैं, कॉन्टेस्ट करना है, तो आपको ये 7 पार्टी से परमिशन लेनी होती थी। और चिल्ड्रन, यहाँ ये 7 पार्टीज किसकी फ्रेंड है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की। तो अल्टीमेटली यहाँ पर कोई भी पार्टिसिपेंट या कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा और वो किसकी तरफ से जीतेगा? वो जीतेगा तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से ना, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी तो ये है और ये लोग आपस में क्या है? फ्रेंड्स हैं। इन लोगों का अलायंस है। तो अल्टीमेटली यहाँ इलेक्शंस के लिए खड़ा भी कहां से होना पड़ेगा? इन्हीं 7 पार्टीज के थ्रू खड़ा होना पड़ेगा। तो होगा क्या? कंक्लूजन क्या निकल के आएगा कि जीतेगी तो अल्टीमेटली कौन? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो चिल्ड्रन, क्या ये सिनेरियो आपको कहीं से भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो इस पॉइंट पर आके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ तक तो ठीक था कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस भी है, यहाँ इलेक्शंस भी होते हैं 5 इयर्स पे और इनके लिए 3000 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ कभी भी जब भी इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन से पहले कैंडिडेट को अप्रूवल लेना पड़ता था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से और वहां पर 7 अदर्स पार्टी और थी जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की क्या है? फ्रेंड है। तो अल्टीमेटली आप किसी भी पार्टी से खड़े हो जाओ, जीतना तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को है, क्योंकि बड़ी पार्टी के आगे, हाथी के आगे चींटी को तो झुकना ही पड़ेगा। इट हैपेंड हियर आल्सो।
यहाँ ये जो पार्टी से कोई कैंडिडेट जीतता था ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो इस पार्टी के खिलाफ आके खड़ा हो जाए और इससे जीतने की कोशिश करे, क्योंकि यही तो सबसे बिगेस्ट पार्टी है वहां की, अभी भी यही चली आ रही है, सी स्क्वायर पार्टी. So children, the conclusion we can draw from this explanation is कि यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कतई ही नहीं है. So this is not the feature of democracy. ऐसा ही एक एग्जाम्पल जैसे इन्होंने चाइना का दिया है, they are talking about मैक्सिको. अब मैक्सिको में क्या? So children, जैसे चाइना में आपके इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं थे, कोई भी इलेक्टोरल कंपटीशन फ्री एंड फेयर नहीं था, वैसे ही मैक्सिको में भी था. अब मैक्सिको का क्या केस है? 1930 से अगर देखें, वहां पर एवरी 6 years में ना इलेक्शंस होते हैं. ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो डेमोक्रेसी का भी फीचर है. तो वहां हर 6 साल में आपके इलेक्शंस को किया जाता है. कंट्री लेकिन जो है वहां पर कभी भी कोई भी डिक्टेटर नहीं रहा, कोई भी मोनार्की नहीं रहा, किसी मिलिट्री ने भी कंट्री को कभी रूल नहीं किया. लेकिन 2000 तक की अगर हम बात करें, वहां पर 1930 से लेकर 2000 तक, दैट इज फॉर 70 years, 70 साल तक वहां पर एक ही पार्टी इलेक्शंस जीतती हुई आई थी, जिसका नाम था PRI. लेकिन इसका वो फुल फॉर्म जो निकलेगा वो उल्टा निकल कर आएगा, दैट इज इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी. बट आप इंडियन उस पे जाएंगे तो इट इज PRI, लेकिन इसको मैक्सिकन लैंग्वेज में देखेंगे तो इसका निकल के आता है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी. तो ये PRI पार्टी 70 साल से इलेक्शंस जीतती हुई आ रही थी. लेकिन ये इन्होंने किया कैसे था? हाउ दे मैनेज्ड इट कि वो 70 साल तक वही जीतते आ रहे थे. तो प्रॉब्लम्स क्या थी यहाँ पर? वो डर्टी ट्रिक्स से जीत रही थी, डर्टी ट्रिक्स खेलती थी PRI पार्टी. जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनको फोर्स करती थी कि आप हमारी मीटिंग को क्या करेंगे, अटेंड करेंगे. और उस मीटिंग में उनको सिखा दिया जाता था कि आपको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे वोटिंग करनी है, इन लोगों से वोट्स दिलवाना है और PRI पार्टी को ही जितवाना है. अभी वहां के जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स थे वो सारे पेरेंट्स को फोर्स करते थे, क्योंकि उनके ऊपर खुद एक प्रेशर रहता था PRI पार्टी का. क्यों? क्योंकि इनको फोर्स किया जाता था मीटिंग अटेंड करने के लिए. तो ये यहाँ पेरेंट्स को फोर्स करते थे. जब पेरेंट्स टीचर मीट होती थी, पेरेंट्स को बोलते थे कि आप PRI को ही वोट देना, नहीं तो हम आपके बच्चे का ना रिजल्ट बिगाड़ देंगे. तो अब कौन सा पेरेंट्स अपने बच्चे का नुकसान चाहेगा? तो वो लोग क्या करते थे? PRI को वोट कर देते थे. नाउ मीडिया को भी खरीद रखा था PRI पार्टी ने. मीडिया कभी भी ना PRI पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं करती थी. वो किसको क्रिटिसाइज करती थी? ऑपोजिशन पार्टीज को क्रिटिसाइज करती थी. क्यों? क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बैठ जाए कि PRI से अच्छी पार्टी कोई है ही नहीं. तो मीडिया भी यहाँ देखो उनके साथ मिली हुई थी, क्योंकि सबके बड़ा रोल तो मीडिया ही प्ले करती है. अच्छा बुरा दिखाने में मीडिया प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल. तो मीडिया किसके फेवर में थी? PRI पार्टी के फेवर में थी. और द मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबसे बड़ी डर्टी ट्रिक जो ये खेलती थी PRI पार्टी, वो ये थी कि लास्ट मोमेंट पे जब वोटिंग होने वाली होती थी, तो ये जितने भी पोलिंग बूथ होते थे जहां पे इलेक्शंस होते हैं, जहां पे वोटिंग होती है, वहां से पोलिंग बूथ को ही शिफ्ट कर देते थे दूसरी जगह. अब लास्ट और इतनी दूर कर देते कि लोग ना आसानी से पहुंच ही ना पाए. लोगों के लिए डिफिकल्टी हो जाती थी पहुंचना वहां तक लास्ट मोमेंट पे. तो इस तरीके से ये क्या करते थे? सारे वोट्स अपने तरफ ले लेते थे. ये कुछ डर्टी ट्रिक्स ये खेलते थे. ये कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती थी ऑपोजिशन पार्टीज के सामने, इसलिए वो कभी जीत ही नहीं पाई. तो ये भी तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुआ ना चिल्ड्रन, ये भी तो चीटिंग हुई ना. और डेमोक्रेसी का फीचर क्या कहता है? देयर शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. वो क्या है?
जल्दी से मैम बताएगी आप। सो लर्नर्स, अब हम लैंड करने वाले हैं सऊदी अरेबिया में। आप सोच रहे होंगे कि मैम लैंड करने वाले हैं मतलब, देखो पहले हमने पाकिस्तान घूम लिया, फिर हमने चाइना घूम लिया, अब हमने मैक्सिको भी घूम लिया, और अब हम कहाँ लैंड करने वाले हैं? सऊदी अरेबिया में। अब सऊदी अरेबिया में ऐसा क्या था जो डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर है? वन पर्सन, मतलब एक व्यक्ति, वन वोट, उसका कितना वोट काउंट किया जाएगा? वन वोट काउंट किया जाएगा, और उस वोट की वैल्यू भी होगी, इंपॉर्टेंस भी होगी। तो हमारी डेमोक्रेसी का जो फीचर है वो ये बोलता है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। क्या यहाँ था सऊदी अरेबिया में? सो चिल्ड्रेन, अगर आप 2015 तक की बात करो तो यहाँ तो विमेन्स को राइट ही नहीं है वोट देने का, राइट? इट मीन्स सऊदी अरेबिया में 2015 तक डेमोक्रेसी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर विमेन पार्शियलिटी आ गई। जबकि क्या बोलता है फीचर? वन पर्सन वन वोट, तो यहाँ तो था ही नहीं। अब हम बात करते हैं एस्टोनिया। अब हम चलते हैं एस्टोनिया की तरफ। एस्टोनिया में दो तरीके के लोग थे। एक वो थे जो वहीं के थे, उनके फोर फादर्स मतलब क्या होता है? पापा, पापा के दादा, दादा के पापा, इनको क्या बोलेंगे हम? फोर फादर्स। पूर्वज जो है वो वहां के ही थे, एस्टोनिया के ही थे। एक तो वो लोग थे, दूसरे वो लोग थे जो एस्टोनिया आए थे रहने के लिए, और उनको बाद में एस्टोनिया की सिटीजनशिप दी गई। सो एक कौन थे? एक वहीं के थे और एक वो वहां जाके सेटल हो गए थे दोनों एस्टोनिया के, लेकिन डिफरेंस क्या था कि इनके फोर फादर्स वहीं के थे, ये वहां जाके सेटल हुए थे। तो यहाँ क्या पार्शियलिटी थी कि सिर्फ इनको ही राइट टू वोट था, इनको तो राइट टू वोट था ही नहीं। जबकि डेमोक्रेसी का फीचर क्या कहता है? वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। ये भी तो यहाँ के लोग थे, ये भी तो यहाँ के सिटीजन्स थे, तो इनको तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि यहाँ का फीचर नहीं इससे मैच करता है। अब हम अपना प्लेन में चलते हैं फिजी की तरफ। फिजी भी एक प्लेस का नेम है। यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसा ही केस है। वहां पर इंडिजीनियस लोग हैं। इंडिजीनियस किनको कहा जाता है? जो वहां पर सालों से रह रहे हैं और उनके जो पूर्वज है, जो एंसेस्टर्स हैं, वो भी फिजी के ही है, राइट? और दूसरी तरफ कौन से लोग थे? वो इंडियंस जो वहां जाके सेटल हो गए थे या जॉब करने लगे थे वहां जाकर, और धीरे धीरे वहां की उनको क्या मिल गई? सिटीजनशिप मिल गई। तो यहाँ पर वोटिंग की जो सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती थी वो आपके इंडिजीनियस को दी जाती थी, जो वहां के ही लोग थे उनको ज्यादा वैल्यू दी जाती थी देन दैट ऑफ जो इंडियंस वहां जाके सेटल्ड हुए थे और बाद में फिजी कहलाए गए थे, उनकी लेस वैल्यू थी। और चूंकि हमारा डेमोक्रेसी का फीचर कहता है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, तो यहाँ पे तो वैल्यू किसको दी जा रही है? जो वहां के इंडिजीनियस फिजी थे उनको नहीं दी जा रही थी जो इंडियन फिजी थे। तो ये तो गलत बात है ना। तो इन तीनों ही प्लेसेस पर कहीं पर भी ये फीचर फॉलो नहीं हो रहा है। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स मूव ऑन to the next feature of democracy. So learners, the fourth and the last feature of democracy is rule of law and respect for rights. सबके लिए बराबर लॉज हैं और जितने राइट्स हैं सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो चिल्ड्रन, अब हम इस फीचर को पढ़ेंगे जिम्बाब्वे की हेल्प से। केस ऑफ जिम्बाब्वे का, अब हम जिम्बाब्वे चलने वाले हैं। तो जिम्बाब्वे की अगर आप बात करो, जिम्बाब्वे की, तो वहां पर इंडिपेंडेंस उनको 1930 में मिल गया था, एंड सिंस देन कंट्री को वहां पर कौन रूल कर रहा है? दैट इज ZANU PF, एंड द लीडर ऑफ द पार्टी ZANU PF was रॉबर्ट मुगाबे।
चिल्ड्रन, रॉबर्ट मुगाबे ही वाज अ पॉपुलर प्रेसिडेंट, बहुत पॉपुलर थे लोगों के बीच में, और ये डर्टी ट्रिक्स खेलते थे। जैसे हमने पुराने फीचर में भी पढ़ा ना डर्टी ट्रिक्स के बारे में, उससे भी ज्यादा डर्टी ट्रिक्स ये खेलते थे और अनफेयर मींस यूज करते थे इलेक्शंस को जीतने के लिए। एंड चिल्ड्रन, डर्टी ट्रिक्स तो बहुत छोटी सी चीज है, इन्होंने तो अपने प्रॉफिट के लिए, अपना पावर, अपनी अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए इन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया था, क्योंकि इनका पावर इनको बढ़ाना था कि मैं और पावरफुल हो जाऊं, मेरी और चलने लगे, लोग मेरे से डरने लगे, मेरे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाए। एंड चिल्ड्रन, वो अनफेयर मीन्स क्या थे जो ये यूज करते थे? तो पहला तो ये था कि जितने भी अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स थे उनको ये हैरेस करते थे, नीचा दिखाते थे, और अगर ये कभी कभी मीटिंग्स रखते थे तो इनकी मीटिंग्स को क्या कर दिया जाता था? रद्द कर दिया जाता था, खराब कर देते थे कि कोई मीटिंग नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उनको ये डर रहता था कहीं ऐसा ना हो ये अपोजिशन पार्टी मेरे खिलाफ कुछ भी कर जाए, और ये चीजें उनकी मीटिंग्स, उनके वर्कर्स को हैरेस करते ही रहते थे। नाउ चिल्ड्रन, पब्लिक प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मीन्स किसी के अगेंस्ट बोलना, खिलाफ बोलना। तो जनता अगर इनके खिलाफ आवाज उठा देती थी तो इनको बुरा लगता था, ये सोचते थे कि जनता मेरे खिलाफ बोल ही क्यों रही है, इसलिए ये उसको क्या डिक्लेयर कर दिया इन लोगों ने? इलीगल डिक्लेयर कर दिया कि मेरे खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करेगा ही नहीं, अगर किया तो वो इलीगल है। अब जब इलीगल है तो बात तो सारी यही खत्म हो गई। एंड थर्ड, इन्होंने लॉज बना दिए in order to limit the criticism against the government, कि गवर्नमेंट की कोई बुराई ना कर सके, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कुछ बोल ना सके, इसलिए इन्होंने उसको लिमिट करने के लिए, कम करने के लिए लॉज भी बना दिए। आप इससे ज्यादा और क्या कर सकते हो? आपने लॉज ही बना दिए, इसका मतलब आपने लॉ को ही चेंज कर दिया। तो क्या ये डेमोक्रेसी हुई? बिल्कुल नहीं हुई। ऐसे थोड़ी ना आप लॉ बना सकते हो। आप लाइव एग्जांपल्स भी ले ले, ऐसे कैसे हम किसी पार्टी को कॉन्टेस्ट करने से रोक सकते हैं, ऐसे कैसे हम अपोजिशन पार्टी को हैरेस कर सकते हैं? ये तो सारा इलीगल है ना। और जबकि डेमोक्रेसी का फीचर क्या कहता है कि ऑपोजिशन पार्टी को भी उतना ही हक होता है बोलने का, लेकिन किसके अगेंस्ट? मेजॉरिटी पार्टी के अगेंस्ट। तो चलिए, इन्होंने ये सब तो किया ही किया, इन्होंने टेलीविजन लीजिए, रेडियो लीजिए, इवन जितने भी इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट थे उन सबको अपने कंट्रोल में कर लिया कि मीडिया जो है वो जब भी कुछ दिखाएगी मेरे फेवर में दिखाएगी, मेरी तारीफ करेगी और किसी की नहीं। तो ऑफ कोर्स मीडिया में जो दिखेगा वही तो बिकेगा। यहाँ पर मीडिया में कौन छाए हुए थे? रॉबर्ट मुगाबे छाए हुए थे, इसलिए तो ये बार बार इनकी पार्टी जीत जाती थी, क्योंकि इन्होंने मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर सबको खरीद रखा था। नाउ नेक्स्ट, यहाँ तक कि ये गवर्नमेंट को भी इग्नोर कर देते थे। जितने भी जजेस होते थे उनको ये प्रेशराइज करते थे, ये कोर्ट की भी नहीं सुनते थे। अगर कोर्ट इनसे कुछ कहता था, इनके खिलाफ बोलता था कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने लोगों को हैरेस क्यों किया, आपने उनकी मीटिंग क्यों रद्द की, अगर इसके खिलाफ कोर्ट भी अगर कभी आवाज उठाता था तो उनको भी इतना प्रेशराइज कर दिया जाता था कि जजेस को भी अपने सारे जितने भी वर्डिक्ट होते थे उनको वापस लेना होता था। इवन यहाँ तो जजेस की भी नहीं चलती थी, जबकि डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने कोर्ट है सबकी डिसीजंस को लिया जाता है, लेकिन यहाँ तो इनकी डिसीजंस को इग्नोर किया जा रहा था। इसलिए फाइनली इन 2017 कोर्ट, लोग, जितने भी लोग थे, अपोजिशन पार्टी, सब मिलकर आए, उन लोगों ने इनके खिलाफ आवाज उठाई और इनको ही इनके ऑफिस से जाने के लिए मजबूर कर दिया। एंड फाइनली यहाँ पर इस सिलसिले को खत्म कर दिया गया। सो चलिए, ये पूरे केस ऑफ जिम्बाब्वे से हमें पता चलता है कि वहां पर कतई रूल ऑफ लॉ नहीं था,
रिस्पेक्ट फॉर राइट्स नहीं थे, इसका मतलब ये डेमोक्रेसी नहीं है। एंड डेमोक्रेसी ये बोलती है कि सबके राइट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए, सबको अपने अपने राइट्स दिए जाएं और जितने भी लॉज हैं सबकी रिस्पेक्ट की जाए। राइट चिल्ड्रन, आई होप आपको आज ये लेक्चर जो है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी समझ में आया होगा। थोड़ा सा इन लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, ये एक सबसे डिफरेंट पार्ट है इस चैप्टर का। आपको भी एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी है क्या, और हमारे इंडिया में अगर डेमोक्रेसी है और हमें सारे राइट्स दिए जा रहे हैं, हमारे को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लड़ने का हक दिया जा रहा है, लॉज के रूल्स की रिस्पेक्ट है, सबके अपने राइट्स हैं, तो हमारा कंट्री जो इंडिया है वो कितनी अच्छी है। राइट, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है। इन फीचर्स के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम मोनार्की, ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, इनसे अगर कंपेयर करें तो डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है। इसलिए हमने पहले क्या पढ़े हैं, डेमोक्रेसी के फीचर्स पढ़े हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे, वी विल स्टडी कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, आइडियल कंडीशंस हैं, जो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाता है। डेमोक्रेसी के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इसको हम सिंपल वर्ड्स में प्रोज एंड कॉन्स कह सकते हैं। This we are going to study in our next video. So do not forget to watch it. I'll soon upload it. And do not forget to subscribe my channel, like my channel, share my channel. नेहा मैम के साथ बने रहें, उनके चैनल से जुड़े रहें। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, इसलिए सारे वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए, सबसे पहले मिल जाए। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस ऑन द बेल आइकन बटन। So learner, that's all about today's videos. See you. Bye bye. Take care.